कभी कभी जिंदगी हमें बड़े अजीब तरीके से सिखाती है कि हम जो देख रहे हैं वह सच नहीं होता, और जो सच है वह बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। हमारे समाज में एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, उसी माहौल में जहां अमीर और साधारण परिवारों के बच्चों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी होती है। ऊपर से सब बराबर दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर चीज अलग होती है। कुछ बच्चों के पास सुविधा, पहचान और मौके पहले से मौजूद होते हैं, जबकि कुछ बच्चों को हर छोटी चीज के लिए लड़ना पड़ता है। यही भेदभाव किसी किसी को बचपन से ही दुनिया को अलग नजर से देखना सिखा देता है। बचपन की यही समझ आगे चलकर एक ऐसा बीज बन जाती है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सचमुच दुनिया वैसी ही है जैसी दिखाई देती है, या फिर सब एक बड़ा खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें नियम लिखे तो गए हैं लेकिन सबके लिए एक जैसे नहीं है। हमारे समाज में बहुत से लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं, बाहर से मुस्कुराते हुए, अंदर से टूटते हुए। एमी, कर्ज, सामाजिक दबाव, ये सब उन्हें ऐसे रोल अदा करने पर मजबूर करते हैं जो उन्होंने कभी चुना ही नहीं। जिंदगी जैसे एक रंगमंच बन जाती है। हर कोई अपने अपने किरदार में इतना खो जाता है कि असली मैं कहीं गायब हो जाता है। शायद आप भी इस खेल में कभी न कभी फंसे हों। आप मेहनत करते हैं पर पहचान नहीं मिलती। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर रास्ता किसी और के लिए पहले से सुरक्षित रखा गया लगता है। यही वो अनुभव होते हैं जो इंसान के भीतर गहरी बेचैनी पैदा करते हैं। आखिर यह व्यवस्था किसके लिए बनी है और किसके खिलाफ? इसी दुनिया में एक साधारण युवक बड़ा होता है, जिसे बचपन से ही चीजों का यह आसमान चेहरा दिखाई देता है। वह पढ़ाई करता है, संघर्ष करता है, कोशिश करता है कि किसी तरह अपने लिए जगह बनाए, लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहां होती है। कॉलेज की सीटें, नौकरियों के मौके, सब कुछ एक अदृश्य संतुलन से तय होता है, जहां मेहनत कई बार दूसरे नंबर पर चली जाती है और पहुंच, पहचान, रिश्ते पहले नंबर पर। ऐसे में बहुत से लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस टूटन से सीख लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर व्यवस्था उनके पक्ष में नहीं है तो उन्हें खुद को बदलना होगा, और यहीं से जागरण शुरू होता है। जागरण का अर्थ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं होता। यह वह क्षण है जब आप दुनिया को पहली बार बिना नकाब के देखते हैं। वह क्षण जब आप समझते हैं कि आपको जो कहानी सुनाई गई थी कि मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, वह आधी सच्चाई थी। मेहनत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है देखने की क्षमता, प्रश्न करने की हिम्मत और दुनिया के नियमों को समझने की बुद्धि। इसी जागरण के साथ एक और अद्भुत बात होती है। इंसान स्वयं को नया बनाने की क्षमता खोज लेता है। हम सब किसी नाम, किसी पहचान, किसी सामाजिक संरचना से बंधे हुए बड़े होते हैं। हमें बताया जाता है कि हम कौन हैं, हमें क्या बनना चाहिए और हमें किस रास्ते पर चलना है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप इन परिभाषाओं से बाहर भी कुछ हो सकते हैं? बहुत से लोग अपनी पुरानी पहचान में कैद हो जाते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। ये सब वाक्य असल में कैद खाने की दीवारें हैं। दुनिया जितना दबाती है, हम उतना ही अपने आप को उन्हीं सीमाओं में कैद कर लेते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो इस कैद को पहचान लेते हैं और अपने लिए एक नया रास्ता चुनते हैं। वे जानते हैं कि अगर आपको अपनी कहानी पसंद नहीं तो आपको उसका लेखक बदलना होगा, और वह लेखक आप स्वयं हैं। धीरे धीरे अंदर एक आग जलती है, व्यवस्था को समझने की, छिपे हुए सच को देखने की। वह सच जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वह असुविधाजनक होता है। और ऐसे लोग जब लिखते हैं, बोलते हैं या अपने अनुभव साझा करते हैं तो हर शब्द में वह वास्तविकता झलकती है जिसे दुनिया अक्सर छुपा देती है। यही वह क्षण है जब एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है, क्योंकि वह सिर्फ दुनिया को नहीं देखता, वह उसे समझता है, और इस समझ का बोझ कभी हल्का नहीं होता। यही शुरुआत है एक ऐसे सफर की जहां सच को जानना सबसे बड़ा साहस बन जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया
जहां उसे एक रास्ता चुनना था, एक ऐसा रास्ता जो सुरक्षित दिखता था लेकिन भीतर से खोखला था। उसने वही किया जो उस समय बहुतों को सही लगता है, एक स्थिर नौकरी, एक सम्मानजनक पद और समाज की नज़र में एक सुरक्षित भविष्य। पर भीतर एक आवाज़ थी जो कहती थी, यह मैं नहीं हूं। लेकिन उस समय उस आवाज़ को नज़रअंदाज करना आसान था। वह नौकरी में गया, उस व्यवस्था का हिस्सा बना जिसे वह बचपन से समझने की कोशिश करता आया था। यह वह जगह थी जहां आदेश ऊपर से आते थे और नीचे खड़े लोग उन्हें बिना सवाल माने जाते थे। वह भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गया। शुरुआत में सब ठीक लगा, अच्छा वेतन, सुरक्षित जीवन, समाज की नज़रों में एक सम्मानजनक पहचान। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे समझ आया कि वह एक ऐसी मशीन का हिस्सा बन चुका है जो बिना सवाल किए चलती रहती है। वह लोगों को आदेश देता था, नियम लागू करता था और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोर बनना पड़ता था। लेकिन हर रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठता, एक बेचैनी उसे कचोटती। क्या यह सही है? क्या मैं वह बन रहा हूं जिससे मैं हमेशा नफरत करता था? दिन प्रतिदिन वह देखता कि कैसे ताकत इंसान के भीतर का इंसान ही छीन लेती है। वह लोगों की आंखों में डर देखता और यह डर उसके भीतर एक जहरीली चुभन छोड़ जाता। उसे लगता, अगर मैं भी इस व्यवस्था का हिस्सा हूं तो मैं भी वही कर रहा हूं जो मुझे बचपन में गलत लगता था। धीरे धीरे यह एहसास एक बोझ बन गया। हर आदेश, हर नियम, हर दिन उसके भीतर की संवेदना को थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा था। यह वही क्षण था जिसे बहुत से लोग महसूस करते हैं, जब नौकरी पैसा देती है पर आत्मा को चोट पहुंचाती है, जब काम सम्मान देता है पर इंसानियत छीन लेता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि काम करते करते आप खुद को खोते जा रहे हो, कि सुबह उठकर आपको खुशी नहीं बल्कि एक अदृश्य बोझ महसूस होता हो? वह भी यही महसूस कर रहा था। उसे समझ आया कि सच्चाई देखने की क्षमता एक वरदान भी है और अभिशाप भी, क्योंकि जो देख लेता है वह अनदेखा नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया, उसने सब छोड़ दिया। जिस व्यवस्था का वह हिस्सा था उससे खुद को अलग कर लिया। लोग उसे पागल समझते रहे। कौन बिना प्लान के नौकरी छोड़ देता है? कौन बिना सुरक्षा के दुनिया में उतरता है? लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसने तय किया कि अगर दुनिया को समझना है तो दूर से नहीं, भीतर जाकर। उसने अपनी पहचान, अपना अहंकार, अपनी सुविधा सब उतारकर साधारण लोगों के बीच रहने का फैसला किया। उन गलियों में जहां अमीरों की नजर नहीं जाती, उन सड़कों पर जहां लोग पेट भरने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। उसने सस्ता खाना खाया, साधारण कपड़े पहने, छोटी छोटी जगहों में सोया और उन लोगों की कहानियां सुनी जिनकी आवाजें कभी किसी किताब में नहीं पहुंचती। वह पहली बार देख रहा था कि दुनिया कैसे चलती है, कागजों पर नहीं, असल जिंदगी में। उसने जाना कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, लोगों की जिंदगी से मिलता है। वह समझ गया कि जो लोग चुपचाप काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, वही असली नायक हैं। समाज उन पर निर्भर है लेकिन उनके दर्द को कोई नहीं देखता। वह इन अनुभवों में उतना ही डूब गया जितना कोई साधक ध्यान में डूबता है। ये अनुभव उसे बदल रहे थे अंदर से, गहराई से। उसने सीखा कि सत्ता, व्यवस्था और नियमों से भी बड़ी एक चीज होती है, मानवता। और मानवता वही समझ सकता है जिसने लोगों के दुख को महसूस किया हो, ऊपर से नहीं, भीतर से। वह अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वह समझ रहा था। और यह समझ एक दिन उसके भीतर शब्द बनकर फूटती, जो समाज को वह आईना दिखाती जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन अभी यह बस शुरुआत थी। आगे उसे एक ऐसी आग में उतरना था जिसने दुनिया देखने का उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ सालों तक साधारण लोगों के बीच रहकर उसने जितना सीखा था उतना शायद किसी विश्वविद्यालय में 10 साल पढ़कर भी नहीं सीखा जा सकता।
लेकिन किस्मत ने उसके सामने एक नया मोड़ रखा, एक ऐसा मोड़ जो उसके भीतर के इंसान, उसके विचार और उसकी आत्मा सबको हिला देने वाला था। एक दिन वह एक ऐसे संघर्ष की खबर पढ़ता है जो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि मानवता का संघर्ष था। आज़ादी और सत्ता के बीच, सच और प्रचार के बीच, इंसान और मशीनों जैसे हो चुके सिस्टम के बीच। वह यह सोचकर वहां गया था कि वह इस संघर्ष को एक दर्शक की तरह देखेगा, इसे लिखेगा, समझेगा, लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन असल जिंदगी ने उसे एक और ही दिशा में धकेल दिया। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसे समझ आया, यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था। यहां लोग सिर्फ अपने विचारों के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए लड़ रहे थे। सड़कें तनाव से भरी थीं, लोगों की आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी। कोई पूरी तरह सही नहीं था, कोई पूरी तरह गलत नहीं। दुनिया काले सफेद हिस्सों में बंटी नहीं थी, बल्कि एक धुंधली जटिलता थी जिसमें हर इंसान अपनी तरफ से सही था। उसने सोचा था कि वह सिर्फ देखेगा, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया, अगर मैं केवल दर्शक बनकर देखता रहा तो मैं भी वही बन जाऊंगा जिससे हमेशा नफरत की है। वह सिर्फ लिखने के लिए नहीं आया था, वह यहां इंसानियत की धड़कन महसूस करने आया था। और इसलिए उसने वह किया जिसकी उम्मीद किसी ने उससे नहीं की। उसने स्वयं को इस संघर्ष का हिस्सा बना लिया। उसने हथियार नहीं उठाया किसी विचारधारा के लिए, बल्कि उन आम लोगों के लिए जो सत्ता के बीच पिस रहे थे। वह लड़ाई में कूद पड़ा, यह जानते हुए कि यह उसका आखिरी फैसला भी हो सकता है। युद्ध क्या होता है, यह उसने अब पहली बार महसूस किया। प्रचार, पोस्टर, बड़े बड़े भाषण और आदर्शवादी बातें, ये सब युद्ध की असली तस्वीर नहीं है। असल युद्ध ठंडे कमरों में नहीं, उन खाइयों में समझ आता है जहां हर सांस उधार की लगती है। उसे वहां हीरो बनने की इच्छा नहीं थी। वह तो बस एक इंसान था जिसकी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया था। एक दिन एक मोड़ पर भागते हुए गोली उसकी गर्दन को चीरती हुई निकल गई। उसके लिए समय रुक गया। वह जमीन पर गिरा और पहली बार उसे लगा कि यह उसकी आखिरी सांस हो सकती है, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। वह धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उसके मन में एक तूफान गूंज रहा था। ठीक होने के दौरान वह दरवाजे के बाहर से आती खबरें सुनता था, खबरें जिनका उस वास्तविकता से कोई मेल नहीं था जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। अखबारों में वह घटनाएं अलग तरह से बताई जा रही थीं। लोगों को आधा सच दिया जा रहा था, अधूरी कहानियां गढ़ी जा रही थी। उसने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ सत्ता से नहीं चलती, यह सूचना से भी चलती है, और सूचना को नियंत्रित करके किसी भी इंसान की सोच बदली जा सकती है। वह हिल गया। उसने समझा, जब सच को तोड़ा मरोड़ा जाता है तब इंसान सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं, अपनी सोच भी खो देता है। यही वह तीर था जिसने उसके भीतर के लेखक को जन्म दिया। वह जान गया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, दिमाग के भीतर लड़ा जाता है। और अगर कोई इंसान यह नहीं जानता कि उसका सच कौन बना रहा है, तो वह चाहे जितना स्वतंत्र दिखे, असल में वह कैदी ही होता है। इस अनुभव ने उसके भीतर एक क्रांति जगा दी। वह समझ गया कि विचारों की लड़ाई सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि हथियार का वार बस एक शरीर को गिराता है, लेकिन विचार का वार पूरी पीढ़ी को। उसने वहीं तय किया कि उसकी अगली सांस, अगला कदम, अगला शब्द सब एक ही दिशा में जाएगा, सच को बचाने के लिए। और यही लड़ाई आगे चलकर ऐसे शब्दों में बदलने वाली थी जो आने वाली सदियों को जगाती रहती। युद्ध से लौटने के बाद उसकी जिंदगी बाहर से भले ही शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वह जान चुका था कि बाहर की लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं, पर भीतर की लड़ाइयां कभी नहीं रुकती। मैदान में दिखने वाला दुश्मन तो साफ साफ सामने खड़ा होता है, पर असली दुश्मन वो होता है जो दिखता नहीं, वो जो इंसान की सोच को चुपचाप बदल देता है। और यही दुश्मन उसने बहुत करीब से देखा था। लौटकर उसने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ उस रूप में नहीं होती जैसी नजरों के सामने दिखती है। इसके पीछे एक और दुनिया होती है, छिपी हुई, घुमावदार, मासूम लगने वाली लेकिन बेहद खतरनाक।
यह दुनिया सच को मोड़ सकती थी, इतिहास को फिर से लिख सकती थी और इंसान को अपनी ही सोच पर शक करने के लिए मजबूर कर सकती थी। यही पहचान उसकी लेखनी को एक मिशन में बदल देती है। अब उसके लिए लिखना सिर्फ एक हुनर नहीं था, यह एक लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हथियार शब्द थे और दुश्मन था झूठ का साम्राज्य। उसने सच को बचाने का प्रण लिया, क्योंकि वह जान चुका था कि अगर सोच को बांध लिया जाए तो शरीर को बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग वैसे ही झुक जाते हैं जैसे उन्हें झुकाया जाता है। सत्ता का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि झूठ है, सजाया हुआ, चमकाया हुआ, बार बार दोहराया गया झूठ। इसीलिए उसने पहला वार वहीं किया जहां सत्ता को सबसे ज्यादा चोट लगती है, उसकी कहानी में। उसने एक रूपक गढ़ा, बेहद सरल लेकिन असहनीय रूप से सटीक। उसने एक ऐसी बस्ती बनाई जहां जानवर इंसानों से आजाद होकर खुद एक नया समाज बनाते हैं, जहां बराबरी का सपना होता है, जहां नई शुरुआत की उम्मीद होती है। शुरुआत में सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही नेता जो बदलाव का वादा करते हैं खुद उसी क्रूरता की नकल करने लगते हैं जिसके खिलाफ वे खड़े हुए थे। सच को छापने वाले नारे बदल दिए जाते हैं, वादे बदल दिए जाते हैं, नियम बदल दिए जाते हैं और सबसे भयानक बात, लोगों की यादें बदल दी जाती हैं। जब जनता को याद ही ना रहे कि असली सच क्या था, तब उन्हें गुलाम बनाने के लिए कोड़ों की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ शब्दों को बदल देना काफी होता है। धीरे धीरे कहानी एक गहरे सच को उजागर करती है। सत्ता कभी किसी का चेहरा नहीं देखती, उसका सिर्फ एक स्वभाव होता है, खुद को बचाए रखना। चाहे वह पुरानी सत्ता हो या नई सत्ता, दोनों की भूख एक जैसी होती है। यही विचार लोगों को झकझोर देता है। कहानी लोकप्रिय भी होती है और विवादों का केंद्र भी। कई लोग इसे अपने अपने हिसाब से समझते हैं, कुछ इसकी आलोचना करते हैं, कुछ इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो गहरी नजर रखते हैं वह उसकी असली चेतावनी को पहचान लेते हैं। सत्ता बदलने से समाज नहीं बदलता, सोच बदलने से समाज बदलता है। और सोच तब बदलती है जब भाषा बदल दी जाए। यह बात उसके मन में गहराई तक बैठ जाती है। वह समझ चुका था कि किसी भी व्यवस्था का सबसे पहला कदम होता है लोगों को बोलने की आज़ादी देना नहीं, बल्कि उनकी बोली को अपने हिसाब से गढ़ लेना। शब्द बदल दो तो विचार बदल जाते हैं, विचार बदल दो तो सच बदल जाता है, सच बदल दो तो इतिहास बदल जाता है, और जब इतिहास बदल जाए तो इंसान का भविष्य भी बदल जाता है। अब वह सिर्फ एक लेखक नहीं था, वो भविष्य के लिए एक प्रहरी बन चुका था। उसकी कलम चेतावनी बन गई थी, उसकी कहानियां उन लोगों के लिए दर्पण बन गईं जो आंखें खोलकर देखने की हिम्मत रखते थे। और इसी चेतावनी से जन्म लेने वाली थी उसकी सबसे काली, सबसे गहरी, सबसे भविष्यवाणी जैसी रचना, एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान सिर्फ नियमों से नहीं, अपने ही दिमाग से कैद किया जाता है। उसकी चेतावनी जितनी तेज होती जा रही थी, दुनिया उतनी ही तेज बदल रही थी। बाहर से लोग स्वतंत्र दिखते थे, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य जाल फैल रहा था। लोग सोचते थे कि वे खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन उनके फैसलों की जड़ें ऐसी जगहों से हिलाई जा रही थीं जिन्हें वे देख भी नहीं सकते थे। इसी दौर में उसने महसूस किया कि अब सिर्फ इशारों से चेतावनी देना काफी नहीं है। लोगों को दिखाना होगा कि भविष्य किन करवटों पर जा सकता है अगर इंसान ने अपनी सोच की रक्षा नहीं की। तभी उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां आजादी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाती है और सच सिर्फ उतना ही होता है जितना सत्ता चाहती है। उसने एक समाज गढ़ा, अंधेरा, दमघोंटू और खतरनाक, जहां हर चेहरा एक नजर में कैद था, हर दीवार पर नजरें थीं, हर कमरे में परछाइयां सुन रही थीं। उस दुनिया में इंसान का शरीर तो आजाद था, लेकिन दिमाग कैद था। लोग चल फिर तो सकते थे, लेकिन सोच नहीं सकते थे। सवाल उठाना अपराध था, याद रखना अपराध था, अपने शब्दों से दुनिया को समझना अपराध था, और सबसे बड़ा अपराध
अपनी सच्चाई पर भरोसा करना। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, यह एक खाका था, एक मानचित्र जो बताता था कि कैसे समाज धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच सकता है जहां लोग खुद नहीं जान पाते कि उनके दिमाग में कौन सोच रहा है, वे खुद या कोई और। इस दुनिया में इतिहास रोज लिखा और मिटाया जाता था। आज जो सच था कल वह झूठ घोषित हो जाता था, और झूठ अगर बार बार दोहराया जाए तो वही नया सच बन जाता था। यह कहानी इस बात का आईना थी कि अगर भाषा पर नियंत्रण कर लिया जाए तो इंसान पर भी नियंत्रण कर लिया जाता है। अगर शब्द सीमित कर दिए जाएं तो सोच भी सीमित हो जाती है। जब सोच सीमित हो जाती है तो इंसान विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि विरोध करने के लिए भी शब्द चाहिए। कथा का मुख्य पात्र एक आम आदमी था जिसके सपने बड़े नहीं थे, बस इतना चाहता था कि दुनिया को अपने तरीके से समझ सके, सच को सच कह सके। लेकिन जिस व्यवस्था में वह जी रहा था वहां सच कहना सिर्फ अपराध नहीं था, यह असंभव था, क्योंकि वहां सच का कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं। सत्ता तय करती थी कि कौन सा सच मान्य है और कौन सा झूठ। धीरे धीरे कहानी उस भयावह खाई तक पहुंचती है जहां इंसान की आत्मा ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन जाती है, जहां न तो हथियार हैं और न ही सेनाएं, लेकिन फिर भी मनुष्य को पराजित किया जाता है धीरे, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से। इस कहानी में प्रताड़ना हथियार नहीं थी, भ्रम हथियार था। हिंसा नियंत्रण का तरीका नहीं था, सोच की दिशा बदल देना असली तरीका था। यह वही क्षण था जहां पाठक समझते हैं कि असली खतरा खून खराबा नहीं है, असली खतरा वह व्यवस्था है जो धीरे धीरे आपकी सोच को आपका दुश्मन बना देती है। अंत में जो होता है वह सिर्फ किसी चरित्र की हार नहीं, बल्कि उस सबसे गहरी चेतावनी का स्वरूप है जो उसने दुनिया को देना चाहा। अगर इंसान ने अपने दिमाग को बचाना छोड़ दिया तो कोई भी सत्ता उसके भीतर चुपचाप घुसकर उसकी पूरी याददाश्त को बदल सकती है। कहानी के अंत में मुख्य पात्र शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से हारता है। वह वही मानने लगता है जिसे पहले झूठ कहता था। यही कहानी की असली कंपकंपी है कि इंसान को हराया नहीं जाता, इंसान से उसकी सोच छीन ली जाती है। जब यह रचना दुनिया के सामने आई, कई लोगों ने इसे काल्पनिक कहा, किसी ने डर फैलाने वाला बताया, लेकिन समय बीतने के साथ लोग समझने लगे कि यह सिर्फ एक कथा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। यह भविष्य का भय नहीं दिखाती थी, बल्कि वर्तमान की सूक्ष्म सच्चाइयों को उजागर करती थी। हर समाज में, हर व्यवस्था में, हर दौर में जहां भी शब्दों को बांधा गया, प्रश्नों को रोका गया और विचारों को सीमित किया गया, वहां यह कहानी जीवित होकर सच साबित होने लगी। उसकी लिखी यह दुनिया लोगों को एक ही बात समझाना चाहती थी, जो सोच सकता है वही सच में आजाद है, और जो सोच नहीं सकता वह चाहे जितनी खुली हवा में रहे वह कैदी है। यह कहानी उसके जीवन के संघर्षों का सार थी। यह उसका अंतिम संदेश था, दुनिया को आगाह करने का, सोच की रक्षा करने का, और यह याद दिलाने का कि इंसान का सबसे बड़ा अधिकार उसका मन है, और वही मन अगर किसी के कब्जे में चला जाए तो इंसान के पास बचता कुछ भी नहीं। उसकी आखिरी लड़ाई किताबों से नहीं, समय से थी। शरीर लगातार कमजोर हो रहा था, सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी कलम पहले से अधिक तीखी हो चुकी थी, जैसे उसे पता हो कि उसका समय कम है और जो कुछ कहना है उसे अभी इसी क्षण कहना होगा। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह नहीं थी कि व्यवस्था कैसी है, बल्कि यह कि लोग कैसे बन रहे हैं। वह देख चुका था कि इंसान केवल सत्ता के अत्याचार से नहीं हारता, इंसान अपनी ही चुप्पी से, अपनी ही आलस से, अपनी ही डर से हार जाता है। जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं तब सत्ता को कुछ भी करने की आज़ादी मिल जाती है। असली खतरा वहीं पैदा होता है जहां इंसान सोचता है ये मेरे साथ नहीं होगा। यही भ्रम इतिहास में सबसे घातक साबित हुआ है, क्योंकि सबसे बड़े अत्याचार वहीं जन्म लेते हैं जहां लोग अपनी सुरक्षा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। उसकी चेतावनी का केंद्र यही था, खतरा बाहर नहीं, भीतर है। भीतर वह जगह जहां इंसान इतना सहज हो जाता है
कि सच और झूठ के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। उसकी किताबें सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वे शब्दों की सहायता से लड़ी गई एक लड़ाई थी। यह लड़ाई उन लोगों के लिए थी जो चुप रहकर जीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि चुप रहने वाला कभी सचमुच आजाद नहीं हो सकता। वह लिखता था कि कोई भी समाज उतना ही मजबूत होता है जितनी मजबूत उसके लोगों की सोच होती है। जैसे ही सोच कमजोर हुई, कोई भी व्यवस्था चाहे कितनी ही आकर्षक क्यों न लगे, धीरे धीरे एक अदृश्य कैद में बदल जाती है। उसने यह भी देखा कि झूठ का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि लोग उसे सच मान लें, बल्कि यह है कि झूठ इतना सामान्य हो जाए कि सच अपनी पहचान खो दे। उसकी लिखावट लोगों को लगातार याद दिलाती थी कि आजादी भीतर से शुरू होती है, शब्दों से, सवालों से, विचारों से। जब इंसान खुद सोचने लगता है, तब कोई भी व्यवस्था उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन जब इंसान सोचने से डरने लगता है, तब व्यवस्था उसे बिना हथियारों के जीत लेती है। अपने अंतिम वर्षों में उसने एक गहरी बात समझी, सत्ता हमेशा डर पैदा करके जीतती है और विचार हमेशा साहस पैदा करके। इतिहास में जितने भी बड़े अत्याचार हुए, वे कभी अचानक नहीं हुए। वे धीरे धीरे सामान्य बदलावों के रूप में शुरू हुए। शब्दों के अर्थ बदले, यादें बदली, सच की परिभाषा बदली और अंत में इंसान बदल दिया गया। उसकी लेखनी इस पूरी प्रक्रिया को उजागर करती थी। वह दिखाता था कि कैसे भाषा इंसान की सोच को नियंत्रित कर सकती है, कैसे यादों के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को भ्रमित किया जा सकता है और कैसे इंसान अपने ही मन पर शक करने लगता है। उसने चेताया कि असली युद्ध कभी मैदान में नहीं होता। असली युद्ध हमेशा दिमागों में होता है, जहां कोई तलवार नहीं दिखती, लेकिन इंसान अंदर से घायल हो जाता है। उसकी किताबें इस छिपे हुए युद्ध की पहचान थीं। उसके अनुसार असली आज़ादी जंजीरों के न होने का नाम नहीं है। असली आज़ादी यह है कि कोई आपकी सोच को अपनी मर्जी से मोड़ न सके। उसने लोगों को यह रास्ता दिखाया, सोचो, सवाल पूछो, शब्दों को पहचानो, सच की तलाश करो और कभी भी अपनी सोच को किसी और की मंजूरी पर मत छोड़ो। वह बार बार कहता था, सत्ता बदलने से हमेशा सच नहीं बदलता, लेकिन सच को बचाने से सत्ता का चेहरा बदल सकता है। उसने यह भी समझा कि समाज में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वे जिनके पास अधिकार होते हैं और दूसरे वे जो उन अधिकारों को स्वीकार करते हैं। अगर लोग सोते रहें तो किसी भी व्यवस्था को अत्याचार बनने में देर नहीं लगती, लेकिन अगर लोग जाग जाएं तो सबसे कठोर व्यवस्था भी इंसानियत में बदल सकती है। उसके जाने के बाद दुनिया ने धीरे धीरे समझा कि उसके शब्द केवल कहानी नहीं थे, वे एक दर्पण थे जिसमें हर युग अपने चेहरे को पहचान सकता था। समय बदला, तकनीक बदली, समाज बदला, फिर भी उसकी चेतावनी वही रही। जहां भी झूठ को सच की तरह पेश किया गया, उसकी बातें याद आईं। जहां भी विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश हुई, उसकी लिखी पंक्तियां गूंज उठी। जहां भी भाषा को हथियार बनाया गया, वहां उसकी चेतावनी फिर जीवित हो गई। उसकी विरासत यह नहीं थी कि उसने भविष्य बताया, उसकी असली विरासत यह थी कि उसने इंसान को खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। उसके संदेश की अंतिम गहराई यही थी, अगर तुम सच को नहीं बचाओगे तो सच तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यही वह आग थी जो उसने दुनिया के हाथों में थमा दी। अब सवाल केवल इतना है, उस आग को थामे रखने की हिम्मत हम में से कितनों में है?